नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे यूपी पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन यानी पीआरए। जो आपके सिलेबस में सामाजिक शोध सर्वेक्षण अनुसंधान संबंधित जो यूनिट है, उस यूनिट में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो बहुत से देखा होगा आपने, अधिकतर समाजशास्त्र के सिलेबसों में या पाठ्यक्रमों में इस टॉपिक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इस टॉपिक में पाठ्यक्रम में शामिल है। इसलिए इसे आप विशेष तौर पर पढ़ के जाइए, क्योंकि जो चीज हर जगह कॉमन होती है उससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, लेकिन जब किसी पाठ्यक्रम में कोई चीज विशेष रूप से सम्मिलित की जाए, शामिल की जाए, तो इसका मतलब है कि उससे प्रश्न बनने की 100% गारंटी होती है कि प्रश्न तो आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पीआरए के बारे में, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में, यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्या होता है। क्योंकि इसे शामिल किया गया है सामाजिक शोध अनुसंधान सर्वेक्षण वाली इकाई में, इसका मतलब ये भी एक तकनीक है, एक पद्धति है, एक मेथड है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने की भी और समस्याओं का समाधान करने की भी। क्लियर यहां तक? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। अगर आप यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीडीसी के अंतर्गत, या यूपी जीआईसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग बैच हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अगर आप एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए जिसका एग्जाम मार्च या अप्रैल में होना है, क्योंकि सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में एपी का पेपर होने की संभावना भी है। या फिर आप यूपी झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ कई वर्षों के बाद एग्जाम निकला है, या आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम डेट लगातार बार बार एक्सटेंड होती जा रही है, या आप, ठीक है, राजस्थान पीएससी के या आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, यूपी जीआईसी और राजस्थान आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, इन सारों का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। झारखंड पीजीटी का हमारा बैच 1 तारीख को शुरू हुआ था, याद रखिए 1 जुलाई को, और हमने उस बैच को कंप्लीट करा दिया है। अब टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज हमारी निःशुल्क होती है, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पेमेंट के, जिसमें प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अगर आप कोर्स परचेज करें या ना करें, लेकिन अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैंने एग्जाम अभी आपको बताया, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी हो, सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्टेट वाइज, ठीक है, तो हमने सबके अलग अलग बैच अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है, प्रारंभ किए हुए हैं। कुछ बैच हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसा कि आपने देखा होगा, कई जगह पर कई प्रकार के कोर्स अपलोड किए जाते हैं या कोर्स सेल किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो संस्थानों में यूजीसी नेट को बेस बनाकर ही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम यूजीसी नेट का कोर्स अलग है, 10 इकाइयां हैं, उस 10 इकाई को अलग कोर्स है हमारा। यूपी पीजीटी का अलग कोर्स है, झारखंड पीजीटी में 67 टॉपिक हैं, वो कोर्स अलग है। तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं। ये नहीं कि रैंडमली पढ़ा दिया, ये नहीं कि बस मेजर टॉपिक पढ़ा दिए, बाकी छोटे टॉपिक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। जो भी आपके पाठ्यक्रम में लिखा है वो पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, और यूजीसी बैच के या यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। वो सिलेबस अलग है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का या आपके पीजीटी का सिलेबस अलग होता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पे हमेशा जोर दीजिए, क्योंकि सिलेबस पेपर जो है वो आपके पाठ्यक्रम से बनता है, मार्केट में बिकने वाली किताबों से पेपर नहीं आता है। अगर आपने अपने पाठ्यक्रम को तैयार कर लिया है, उसके आधार पर नोट्स बना लिए हैं, उसके आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्जाम निकल जाता है। चलिए, तो यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जीटीसी के सिलेबस में, याद रखिए, ये टॉपिक शामिल किया गया है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। छोटा सा लेक्चर है, लेकिन ये टॉपिक आपका कवर कर देगा। ठीक, और उसमें प्रश्न आने की संभावना 100% है। प्रश्न तो आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो क्या होता है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन? सबसे पहले इसको समझते हैं कि पीआर की परिभाषा क्या है। क्या होता है पीआरए?
तो पहला क्वेश्चन तो पीआरए के फुल फॉर्म से बन सकता है। तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पीआरए का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। नाम से स्पष्ट हो गया, सहभागी, पार्टिसिपेशन है। रूरल इलाकों की बात होती है, ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, शहरी इलाकों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये होता क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये भागीदारी पर आधारित एक अनुसंधान पद्धति है, एक शोध करने की विकास पद्धति है, जिसका विकास 1980 के दशक में हुआ था और रॉबर्ट चैम्बर्स को इस पद्धति का जनक माना जाता है। तो यहां से तीन बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो पीआरए का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये पद्धति कब विकसित हुई, और तीसरा इस पद्धति के जनक कौन है। तो जनक से एक क्वेश्चन तो हमारा बन सकता है कि रॉबर्ट चैम्बर्स को, ठीक है, पीआरए का जनक कहा जाता है। दूसरा, पीआरए का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो बातें तो यहां से क्लियर हो गई, यहां से दो प्रश्न तो हमारे बन सकते हैं। अब पीआरए का है क्या, इसको आसान भाषा में समझें। तो पीआरए का मतलब ये होता है, या इसका उद्देश्य, पर्पस ये होता है कि ग्रामीण लोग, क्योंकि ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं का, अपने संसाधनों का, अपनी आवश्यकताओं का और अपने समाधान की पहचान स्वयं करें। यानी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में, किसी गांव में, ठीक है, पेयजल का संकट है। ठीक है, वहां हमेशा सूखा पड़ता है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या महिलाओं को 10-10 किलोमीटर दूर से, ठीक है, पानी लाना पड़ता है, पीने का पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो पेयजल संकट से अगर कोई गांव गुजर रहा है, तो एक तरीका तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर दे, योजना बना दे, स्टेट गवर्नमेंट योजना बना दे। ठीक है, मंत्रालयों में बैठे अधिकारी, एसी कमरों में बैठे अधिकारी वहां से योजना बना के थोप दे और वो योजना असफल हो जाती है। लेकिन पीआरए कहता है कि नहीं, पीआरए ये कहता है कि ग्रामीण लोगों को सबसे पहले, याद रखिएगा, जब भी कोई योजना बनाई जाए, सबसे पहले ग्रामीण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें समस्याओं की मूल जड़ मालूम है, उन्हें मालूम है कि पेयजल का संकट कितना बड़ा है। वो फाइलों में या डेटा पे नहीं खोए हुए हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो पहली बात तो उनको शामिल किया जाए योजना बनाने में। दूसरा, ग्रामीणों से के माध्यम से सर्वे कराया जाए कि संसाधन कहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि जितनी जानकारी गांव के लोगों को होती है अपने इलाके के बारे में, उतनी जानकारी कलेक्टर या तहसीलदार या मंत्रालयों में बैठे अधिकारियों और नेताओं को भी नहीं होती। क्योंकि जो व्यक्ति जिस गांव में पैदा हुआ है, उसे मालूम है वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की संरचना कैसी है, वहां पे जल के स्रोत कहाँ पर है, ठीक है, तालाब की जरूरत है कि कुएं की जरूरत है, पानी कितनी गहराई से निकलता है, ये सारा डेटा, स्थानीय ज्ञान आम आदमी को, वहां के लोकल लोगों को मालूम होता है। तो उनको मालूम होना चाहिए उनकी समस्या क्या है। जितनी ज्यादा गहराई से समस्या की जड़ उनको मालूम है, उतने अधिकारी को भी नहीं मालूम। उनके पास रिसोर्सेस क्या हैं, ये भी उनको मालूम है। उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको कितने पानी की आवश्यकता होती है, किस काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मालूम होगा। तो ऐसे में समाधान में भी उन्हीं को शामिल किया जाए ना, जिनको समस्या मालूम है, जिनको रिसोर्सेस मालूम है, जिनको आवश्यकता मालूम है, समाधान से उन्हीं को अगर आप बाहर कर देंगे तो अच्छी पॉलिसी नहीं बन सकती, समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा। तो यही है पीआरए, याद रखिएगा। पीआरए यही कहता है कि जिन लोगों को समस्या की जड़ मालूम है, जो समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें अपने रिसोर्सेस के बारे में नॉलेज है, ठीक है, उन लोगों को समस्या के समाधान में शामिल किया जाना चाहिए, तभी समस्या का प्रॉपर तरीके से समाधान हो पाएगा। तो पीआरए की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। 1990 तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट के मामले में या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पीआरए को शामिल कर लिया गया। ठीक है, हम देखते भी हैं कि भाई 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, वह असफल क्यों हुआ था? क्योंकि आपने गांव के लोगों से चर्चा ही नहीं करी, उनको भागीदार बनाया ही नहीं। अब उनके लिए आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, अमेरिका की मदद से, फोर्ड फाउंडेशन की मदद से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, उसे केवल थोप दिया गया सेंट्रल से। आपने स्थानीय जरूरतों को समझा ही नहीं। तो यही कारण है कि वह कार्यक्रम क्या हुआ, असफल साबित हो गया था। ठीक है, यहां तक कि विश्व बैंक, यूएनडीपी, फाओ ने भी, जैसे संस्थाओं ने भी, ठीक है, अब पीआरए के माध्यम से अपनी योजनाओं बनाने पर, अपनी नीतियों के निर्माण पर जोर दिया है। तो जब से पीआरए का जो कॉन्सेप्ट आया है, तभी से समझ में आया कि ग्रामीण विकास पर योजनाएं असफल क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हम स्थानीय लोगों की सहभागिता को लेते ही नहीं है। जिनके पास सबसे ज्यादा लोकल ज्ञान है, जिनके पास, ठीक है, जुगाड़ है, जिनके पास उन संसाधन, अपने पास जानकारी है कि सीमित संसाधनों से भी वो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को अगर आप साइडलाइन कर देंगे, उन्हीं को आप शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, परियोजनाओं में, कार्यक्रमों में, डिसीजन मेकिंग में, तो फिर योजना सफल कैसे होगी? तो यही है पीआरए का पर्पस, यही है पीआरए का उद्देश्य। अब आते हैं पीआरए का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? ग्रामीण लोगों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना। पहला पर्पस तो यही है, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा कि समस्या की जड़ क्या है, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है स्थानीय संसाधनों से। दूसरा, ग्रामीण विकास परियोजनाओं और नीतियों के लिए सटीक डेटा प्राप्त करना। जब आप पीआरए में गांव के लोगों को शामिल करते हैं तो आपको बेहतर डेटा मिलेगा। केवल सैटेलाइट से बेसिस पर यह कहना कि हमने सैटेलाइट के बेसिस पर इमेज तैयार कर ली है, ठीक है, तो याद रखिए, इस सैटेलाइट के बेसिस पर या टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इमेज तैयार करने से कुछ नहीं होता है। महत्वपूर्ण है स्थानीय लोगों को जितनी जानकारी है उतनी जानकारी सैटेलाइट को भी नहीं है, याद रखिए। क्लियर है? तो डेटा प्राप्त करने के लिए, वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए, वर्चुअल नहीं वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए जरूरी है पीआरए का इस्तेमाल करना। तीसरा, समुदाय को सशक्त बनाना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना। जब किसी परियोजना में लोगों को शामिल किया जाता है तो परियोजना की सफलता की दर बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को ज्ञान मिलता है, लोगों को नॉलेज बढ़ती है। अगर किसी ग्रामीण इलाके में कहाँ पे तालाब बनना चाहिए, उसमें अगर आप महिलाओं को शामिल करें तो महिलाएं बेहतर तरीके से सुझाव दे सकती हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर से पानी वही लेके आती हैं। तो उनको मालूम होता है कि तालाब कहाँ बनेगा जिससे सारी महिलाओं को फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं समुदाय को सशक्त बनता है। समुदाय हर छोटी छोटी समस्या के लिए सरकार के भरोसे, तहसीलदार के भरोसे, कलेक्टर के भरोसे, एसडीएम के भरोसे नहीं बैठता है, ठीक है, विधायक के भरोसे नहीं बैठेगा। समुदाय अगर सशक्त होगा तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर स्वयं कर लेगा। इसके अलावा ग्रामीण जनता की स्थानीय जानकारी, अनुभव को मान्यता देना। जितनी लोकल लोगों को जो लोकल नॉलेज है अपने इलाके के बारे में, अपने संसाधनों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में, तो जब आप स्थानीय लोगों की मदद लेते हैं उनका अनुभव आपको मिलता है। ठीक है, आईएम से पास आउट व्यक्ति अगर गांव में जाकर पॉलिसी बना रहा है और उसे गांव के जीवन का कोई अनुभव नहीं है, तो आईएम के स्टूडेंट के होने से पॉलिसी अच्छी नहीं हो जाएगी जब तक कि वो गांव के लोगों के साथ मिलकर उनकी लोकल नॉलेज का इस्तेमाल ना करे। यही कारण है कि स्थानीय लोगों की जो जानकारी है, अनुभव है, उसे भी शामिल करने की बात करता है पीआरए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो फोकस होता है पीआरए के अंतर्गत वो बात करता है किसमें? बॉटम अप टू प्लानिंग। अभी तक क्या होता है, ऊपर से योजनाएं थोपी जाती हैं, हमने देखा भी है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रम ऊपर से नीचे थोपे गए, इसलिए कार्यक्रम असफल हुए। लेकिन आप देख रहे होंगे 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद जब से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई है, सरकारी कार्यक्रम ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लागू हो पाए। चाहे आप मिड डे मील प्रोग्राम को देखिए, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखिए, सर्व शिक्षा अभियान को देखिए, मनरेगा योजना को देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम को देखिए, एनआरएचएम कहते हैं, एनआरएचएम को देखिए, ठीक है, उज्ज्वला योजना को देखिए, आयुष्मान भारत को देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को देखिए, मिशन इंद्रधनुष को देखिए। ये सारी योजनाएं ग्रामीण स्तर पर सफल क्यों हो पाई? 1992 से पहले, 1990 से पहले सरकारें योजनाएं बनाती थी, वो हमेशा कैसी होती थी? आपके याद रखिए, ऊपर से थोपी गई योजनाएं होती थी। लेकिन जब से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, पंचायतों को सशक्त बनाया गया, तब से पीआरए अच्छा हो गया। पीआरए का मतलब स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी, तब से कहीं ना कहीं योजनाएं बहुत प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो पा रही हैं और अच्छे से लागू हो पा रही हैं। ठीक है, इसी कारण से पीआरए ये कहता है कि योजनाओं कार्यक्रमों को नीचे से ऊपर दृष्टि से देखा जाए, यानी बॉटम अप टू प्लानिंग। प्लानिंग को ऊपर से नीचे नहीं भेजा जाए, नीचे से प्लानिंग बननी चाहिए, ग्रामीण लोगों की सहभागिता से योजना बननी चाहिए। इसी आधार पर 4 प्रकार की अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं पीआरए से। पहला, ठीक है, पहला ये कहता है कि बॉटम अप प्लानिंग, नीचे से ऊपर की ओर योजना का प्रस्थान किया जाए। दूसरा, ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाया जाए। जब तक समाज का वो वर्ग सशक्त नहीं बनेगा, अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं खोजेगा, ऊपर से योजना बनाकर आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तीसरा, पार्टिसिपेशन किए जाए, लोगों को सहभागी बनाया जाए। और चौथा, स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए, लोकल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए, तब जाके आप चीजों को सफल हो पाएंगे। यही है पीआरए का पर्पस। ठीक है, तो यही होती है पीआरए की तकनीक। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब आते आते हैं जो पीआरए के जनक हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनका विचार क्या है पीआरए के बारे में। तो रॉबर्ट चैम्बर्स कौन है? पीआरए के जनक कहलाते हैं। पीआरए के बारे में रॉबर्ट चैम्बर्स का क्या कहना था? उनका कहना यह था कि ग्रामीण लोग अपने जीवन और संसाधनों के बारे में सबसे बड़े जानकार होते हैं। ठीक है, तो आईआईटी पास आउट और हार्वर्ड से पढ़े लोगों को भी गांव के बारे में जानकारी नहीं होगी जितनी जानकारी गांव के लोगों को खुद के बारे में होती है। तो अपने स्थानीय संसाधनों के बारे में, अपने जीवन के बारे में बेहतर जानकारी होती है, बेहतर अनुभव होता है ग्रामीण लोगों का। और योजना बनाते समय उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर योजना बना पाएंगे। यही काम करता है पीआरए। ये पीआरए के जनक जो आपके रॉबर्ट चैम्बर्स हैं, उनका विचार है।
इसको लेकर उन्होंने किताब भी लिखी, ये किताब से भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। तो 1983 में किताब आती है पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि ग्रामीण गरीबों को योजना निर्माण की केंद्र में रखने पर बल दिया। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज का गरीब वर्ग है, सबाल्टर्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसे योजना में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर तरीके से योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। तो रॉबर्ट चैम्बर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं पीआरए में? क्योंकि वो पीआरए के जनक हैं, उनके विचार हमें स्पष्ट होने चाहिए, उनकी किताब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पीआरए को लेकर रॉबर्ट चैम्बर्स एक नया शब्द देते हैं, वो कहते हैं रिवर्सल ऑफ लर्निंग। रिवर्सल ऑफ लर्निंग क्या होती है? भाई हम ये सोचते हैं कि ये मानसिकता रही है, ये गुलामी वाली जो मानसिकता है, ब्रिटिश शासक की मानसिकता, ये हमारे अधिकारियों में हमेशा से रही है, ठीक है। वो सोचते हैं कि वो आईएएस बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, तो गांव के लोगों को कुछ नहीं मालूम है, गांव के लोग तो देहाती हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ये जो सोच बनी होती है, इस सोच में उनको लगता है कि गांव के लोगों को क्या मालूम क्या सही है क्या गलत है, हमें मालूम है, हम अधिकारी हैं, हमने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। तो ये जो सोच होती है, इसके चलते वो स्थानीय जरूरतों को जानते भी नहीं है, स्थानीय अनुभव भी नहीं रखते हैं, वो केवल मंत्रालयों में एसी कमरे में बैठे बैठे कागजों पर योजना बनाते हैं, ठीक है। इसी को लेकर आपके रॉबर्ट चैम्बर्स क्या कहते हैं कि नहीं, आपको रिवर्सल ऑफ लर्निंग सीखनी होगी, यानी शहरी विशेषज्ञों को गांव से सीखना होगा। ग्रामीण जो लोग हैं, स्थानीय ज्ञान जिनके पास है, जिनके पास जुगाड़ है, जिनके पास स्थानीय ज्ञान है, जिन्हें संसाधनों की जानकारी है, जिसे वास्तविक ज्ञान है, आपका मानचित्र वाला या आपका सैटेलाइट वाला या आपका केवल डेटा वाला कंप्यूटर वाला ज्ञान नहीं है, उनको हकीकत मालूम है, क्या हकीकत है धरातल पर, एक रियलिटी क्लियर मालूम है, तो उनसे आप सीखिए। इसे कहा गया है रिवर्सल ऑफ लर्निंग। तो ये है पीआरए के जनक, ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स का विचार पीआरए के बारे में, ठीक है। यहां पर दूसरे विचारक आते हैं नॉर्मन अपोहॉफ। नॉर्मन अपोहॉफ ने क्या कहा? वो कहते हैं कि पीपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर कार्य किया, इसने नॉर्मन ने। इनका कहना यह था कि पीआरए केवल सहभागिता का तरीका नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने का, एम्पावरमेंट करने का तरीका भी है। तो पीआरए केवल योजना में सहभागी नहीं बनाता है, बल्कि स्थानीय समुदाय को इतना सशक्त बनाता है कि वो केंद्र पर या राज्यों पर या जिला मुख्यालय पर डिपेंडेंट ना रहें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें, अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय संसाधनों से ही कर सकें, उन पर डिपेंडेंट होना ना पड़े उन्हें, ठीक है। इसके अलावा जूलियस प्रीटी क्या कहते हैं? तो जूलियस प्रीटी का कहना यह था कि पीआरए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर लागू किया, यानी अगर पीआरए को हम, जरूरी नहीं कि हम केवल योजनाओं पर लागू करें, हम ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में भी पीआरए लागू कर सकते हैं, और इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर इसे लागू किया। और इनका कहना क्या था कि पीआरए स्थानीय कृषि ज्ञान को शामिल करके पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है, यानी अगर हम पीआरए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम किसानों को जो हमने थोपा है उनके ऊपर कि तुम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करो, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, देखिए पश्चिमी तकनीकों का इस्तेमाल करो, हमने उनको थोपा ये समझाने के लिए कि तुम्हारा जो परंपरागत ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है, इससे हरित क्रांति नहीं आएगी। जबकि पीआरए के माध्यम से जो गांव के लोगों को जो स्थानीय ज्ञान था, जो सदियों से उनको जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त हुआ है अपने माता पिता से या पीढ़ी दर पीढ़ी, हमने उस ज्ञान को खत्म कर दिया। पीआरए उसी ज्ञान को वापस स्थापित करने पर जोर देता है, ठीक है। मॉस और लॉन्ग्स क्या कहते हैं? तो मॉसे और लॉन्ग्स का कहना है कि पीआरए सिर्फ एक तकनीक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक संवाद है। लोगों से आप क्या करते हैं? सोशल कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करते हैं, सामाजिक संवाद करते हैं। लोगों से जब बातचीत करते हैं विशेषज्ञों के बीच में और गांव के लोगों में जो चर्चा होती है, तो दोनों का ज्ञान बढ़ता है। अगर ये सोचना कि विशेषज्ञ हैं, अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बड़े ऊंचे सचिव हैं, अंडर सेक्रेटरी अधिकारी हैं, तो आप नॉलेजेबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब गांव के लोगों से मिलेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे, उनके स्थानीय ज्ञान को जब परखेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उनकी ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ये अपने आप में सामाजिक संवाद का तरीका है, इसे कोई घमंड की तरह मत लीजिए, इसे किसी एक पक्ष को ताकतवर या दूसरे पक्ष को कमजोर समझने के दृष्टिकोण से मत देखिए। यही कहता है पीआरए, ठीक है। यही विचार है किसका? मॉर्स और लोंगे का। अब आते हैं पीआरए की विशेषताएं क्या है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए टॉपिक बड़ा आसान है, बस ये याद रखिए कारण ये होता है कि हमने बीए एमए में इस टॉपिक को पढ़ा नहीं होता। जिन लोगों ने इग्नू से किया है या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर अपना पढ़ाई की होती है, उन्होंने जरूर पढ़ा होता है। लेकिन जिन्होंने स्थानीय कॉलेजों से या पे इस प्रकार के विश्वविद्यालयों से पढ़ा होता है जिनकी कोई रैंकिंग नहीं होती है, तो उनका सिलेबस आज भी पुरान खंडी सिलेबस चला आ रहा है। तो उन सब पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के टॉपिक शामिल नहीं होते हैं आपके बीए और एमए के सिलेबस में। चलिए अब बात करते हैं पीआरए की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है पीआरए की? कि पीआरए में सहभागिता पर जोर दिया जाता है, यानी समुदाय के लोग खुद अपना डेटा एकत्रित करते हैं
खुद उसे विश्लेषित करते हैं और खुद स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय संसाधनों से करने की कोशिश करते हैं। यानी सहभागिता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो प्रशासन भी इस योजना बनाते समय पीआरए के अंतर्गत स्थानीय समुदायों से गांव के लोगों को सहभागी बनाने पर जोर देता है। दूसरा, स्थानीय ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं, जितनी नॉलेज स्थानीय लोगों को होती है उतनी नॉलेज अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार को भी नहीं होगी, कलेक्टर को भी नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है। तो स्थानीय ज्ञान, ग्रामीणों का जो अनुभव है, पारंपरिक ज्ञान है, उसे भी शामिल किया जाता है पीआरए के अंतर्गत। तीसरा, मूल्यांकन का लचीलापन। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तकनीकों का उपयोग किया जाता है, इसमें नक्शे, चार्ट, मैप, ग्राफ सबका इस्तेमाल होता है। इसमें किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहा जाता है। साइंटिफिक मेथड का भी इस्तेमाल होता है, स्थानीय ज्ञान का भी इस्तेमाल होता है, स्थानीय तरीकों का भी इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ साक्ष्य आधारित होता है, यानी समस्या और संसाधनों का वास्तविक डेटा पर आधारित होता है पीआरए। इसमें केवल हवा हवाई या अनुमान पर काम नहीं चलता है। जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, वो वास्तविकताओं पर आधारित होती हैं। समाधान भी वास्तविकताओं के आधार पर ही बनाया जाता है, डेटा भी वास्तविकता पर आधारित होता है। अनुमान पर या सर्वे पर डेटा नहीं होता है, बल्कि वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यानी अगर पेयजल का संकट है तो पेयजल का संकट किस रूप में है, कितने परिवार प्रभावित होते हैं, ठीक है, महिलाएं ज्यादा प्रभावित हैं कि पुरुष ज्यादा प्रभावित हैं, ठीक है, हर प्रकार का डेटा इकट्ठा किया जाता है वास्तविक रूप से। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम भी माना जाता है पीआरए को, क्योंकि ये समुदाय को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और साथ ही साथ विकास में भागीदार बनाने में सक्षम भी बनाता है। इससे समुदाय में ये एहसास नहीं होता कि उनको खैरात मिल रही है, बल्कि ये एहसास खुद होता है कि हाँ, हमने अपनी समस्या का समाधान खुद किया है। जैसे अगर आप पीआरए के बारे में बात करें, तो आपने देखा होगा पीआरए के में सबसे अच्छा उदाहरण है, स्वदेश फिल्म देखी होगी। स्वदेश फिल्म में लोगों को ये मालूम है कि ये दूर कहीं पर एक छोटी सी नदी है, छोटा सा झरना है। ये तो उनको जानकारी है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि इसका बिजली कैसे बनाई जाए। वहां पर जो शाहरुख खान का किरदार है, जो इंजीनियर है, ठीक है, नासा में, वो टरबाइन मंगाता है और स्थानीय लोगों का सहभागिता होती है, फिर नहर बनाई जाती है, हौदी बनाई जाती है, टैंक बनाया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, फिर उससे बिजली बनती है। यानी स्थानीय लोगों की मदद लेकर, स्थानीय लोगों की सहायता लेकर, स्थानीय लोगों की सहभागिता से उस फिल्म में मोहन का जो किरदार है वो बिजली बनाता है। क्लियर यहाँ तक? तो यही है अपने आप में पीआरए। तो उसके लिए कोई अलग से योजना नहीं बनाई गई, स्थानीय लोगों के ज्ञान का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय लोगों ने खुद डेटा इकट्ठा किया कि हमारे यहाँ कितनी दूर तक झरना है या कितनी दूर पानी का सोर्स है। ठीक है। अब आते हैं कि पीआरए में क्या-क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं। सबसे पहले जो पीआरए में काम आता है वो होता है समूह चर्चा। पहले तो लोगों को सामूहिक चर्चा की जाए, यानी समुदाय के साथ खुली चर्चा हो, यानी सभी लोगों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाए, ताकि सभी लोग अपने संसाधनों के बारे में, समस्याओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में खुलकर चर्चा कर सकें कि भाई मूल मुद्दा मालूम हो सके, मूल मुद्दा है क्या। दूसरा, संपत्ति का मानचित्रीकरण। गांव के जो संसाधन है उनका मानचित्र बनाया जाए कि कौन से इलाके में कितने क्या-क्या क्षेत्र हैं। ठीक है, हमारे पास भाई एक प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे पास ऊंचा स्थान कहां पर है जहां पर हम आप एक प्रकार से शेल्टर बना सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोगों को आपदा के समय रख सकते हैं। अस्पताल कहां पर है, फायर ब्रिगेड की सुविधा कहां पर है, आग बुझाने के कितने यंत्र हैं, अगर बाढ़ आती है हर साल गांव में तो भाई कितनी नाव हैं हमारे पास, कितने लोगों को तैरना आता है, तैरने वाले लोगों के नाम भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, संसाधनों का मानचित्रीकरण होना चाहिए। तीसरा, समस्या और समाधान की तालिका होनी चाहिए कि समस्या क्या है, ये समाधान अगर आता है तो समाधान की प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले क्या किसको बुलाया जाएगा, सबसे पहले कौन सा कदम उठाया जाएगा। ये ना हो कि अफरा तफरी मच जाए। इसके अलावा संगठित समय रेखा, किसी घटना या विकास प्रक्रिया का समय रेखा, यानी भाई जब मालूम है कि सूखा पड़ता है तो वो गर्मियों में पड़ता है, तो उसका समाधान ठंडों में कौन होगा, स्वाभाविक सी बात है। बारिश के समय बाढ़ आती है, साल भर कौन बाढ़ आती है, तो आपको पहले मालूम भी होना चाहिए कि समय ड्यूरेशन मालूम होना चाहिए कि इस समय इस प्रकार की समस्या आ सकती है। सूखे की समस्या मई जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई में हो सकती है, जून में महीने में हो सकती है। ठीक है, बाढ़ की समस्या जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बाढ़ आ सकती है। यानी हर चीज को आप कालक्रम के हिसाब से बांटने की कोशिश करते हैं। फिर मौसमी कैलेंडर बनाया जाता है, खेती का, जल का, मौसम के बदलावों का अध्ययन किया जाता है कि भाई फसल में इस साल फसल किस प्रकार की फसल रही, इस साल सूखा पड़ने की क्या संभावनाएं हैं, इस बार हम कौन सी फसल ऐसी बो रहे हैं। ठीक है, हर चीज का डेटा तैयार किया जाता है ताकि समस्या का समाधान भी हो सके और समस्या कितनी बड़ी हो सकती है भविष्य में ये मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सांख्यिकी का स्कोरिंग करना, संसाधनों समस्याओं को प्राथमिकता देना। अगर कई सारी समस्याएं एक साथ आ चुकी हैं, पेयजल का संकट भी है, सूखा भी पड़ रहा है, फसलों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है,
तो सबसे पहले किस समस्या का समाधान किया जाए, यानी प्राथमिकता तय करना जरूरी होता है पीआरए के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं पीआरए से जुड़े विद्वानों के बारे में। तो हम रॉबर्ट चैम्बर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीआरए के बारे में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहला काम जिसने किया वो था MYRD, याद रखिएगा, मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये भारत का पहला एनजीओ था जिसने 1980 के दशक में, ये भारत दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, पीआरए की विधियों का पहला उपयोग करने वाला पहला एनजीओ था। तो इसका फुल फॉर्म भी बन सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में पीआरए तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला एनजीओ या पहला संस्थान कौन सा था। MYRDA, यानी मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी इंडिया, फुल फॉर्म भी बन सकता है। और 1980 के दशक में ये पहला एनजीओ था जिसने पीआरए तकनीक का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी तकनीक के माध्यम से, याद रखिए, इस संगठन ने, इस एनजीओ ने ग्रामीण स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा को पीआरए पर लागू किया। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जाते हैं उसमें पीआरए को इंप्लीमेंट कर दिया। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम ये ना करें कि हम बाहर से कोई सोर्सेस का इस्तेमाल करें, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण समाज को ही आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए डेवलप करें। एक होता है कि बाहर से कोई टीम आई, वहां पे वो डेवलप कर रही है, नहीं, वहां की जरूरतों के हिसाब से देखा जाए कि वहां की महिलाओं को क्या ज्ञान है, किस प्रकार की नॉलेज है, उनकी नॉलेज के बेसिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। तो इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह पर पीआरए तकनीक को लागू किया। इसका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा नाबार्ड, नाबार्ड तो हम सब जानते ही हैं। ठीक है, इसने ग्रामीण क्रेडिट में, जल प्रबंधन में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी, ठीक है, पीआरए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। और आज नाबार्ड कई सारे एनजीओ के साथ मिलकर पीआरए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण विकास में अहम योगदान दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आईडीएस, ये क्वेश्चन बन सकता है, आईडीएस है कहां पर। आईडीएस ब्रिटेन की संस्था है, फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, आईडीएस। इसके संस्थापक कौन थे, रॉबर्ट चैम्बर्स। रॉबर्ट चैम्बर्स ने ही पीआरए को डेवलप किया है। तो रॉबर्ट चैम्बर्स की ही संस्था है आईडीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जिसने पीआरए पद्धति को एकेडमिक स्तर पर शुरू किया। यानी अब इसमें कोर्स भी होता है, लोग इसमें कोर्स करके एनजीओ के साथ जुड़ते भी हैं, काम में आगे भागीदारी भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्व बैंक, फाओ और यूएनडीपी भी पीआरए की तकनीक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम में पीआरए तकनीक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, अगर हम आंकड़ों की बात करें कि इसका फायदा क्या रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 1995 की। ठीक है, रिपोर्ट तो काफी पुरानी है लेकिन आपको डेटा मालूम पड़ता है। 1995 की रिपोर्ट यह कहती है कि पीआरए का प्रयोग करने से जो लागत आती थी, उस लागत में 25 से 30% की कमी आई है। और जो योजना होती थी उसकी प्रभावशीलता, जो लाभ है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो 40% तक बढ़ चुकी है। ठीक है, नाबार्ड की 2000 की सन 2000 की नाबार्ड की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जिन गांवों में पीआरए योजना बनाई गई, वहां पे ग्रामीण सहभागिता में 60% की वृद्धि हुई है। और पारंपरिक योजनाओं में ये केवल 20% से कम होती थी। पहले जो योजनाएं बनती थी केंद्र और राज्य के द्वारा थोपी जाती थी, उसमें स्थानीय भागीदारी 20% से भी कम थी। केवल सरपंच हुए या गांव के मुखिया हुए, ठीक है, जो समृद्ध लोग थे, डोमिनेंट कास्ट थी, वही लोग शामिल होते थे योजनाओं के बनाने में या डिसीजन मेकिंग लेते समय। लेकिन अब ये सहभागिता 60% से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये है पीआरए के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन जरूरी है। रॉबर्ट चैम्बर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उनकी किताब के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, पीआरए के 4 महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, किस बात पे जोर देता है पीआरए, पीआरए का फायदा क्या रहा है। वर्तमान में कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था के चलते पीआरए और सफल हो रहा है। और आज हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की सारी योजनाओं पर बनाते समय सबसे ज्यादा फोकस होता है पीआरए पर। अगर आप पीआरए का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके द्वारा बनाई गई योजना धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो पीआरए बहुत जरूरी है। यही कारण है, देखिए, सरकार ने जो किसान बिल लेके आए, 1 साल तक आंदोलन चला, वापस सरकार को किसान बिल वापस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि आपने पीआरए का इस्तेमाल नहीं किया, आपने किसानों की सहभागिता नहीं ली, आपने किसानों की सहभागिता के आधार पर डिसीजन मेकिंग को शामिल नहीं किया, जिस कारण से कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ जाता है। और कृषक असंतोष का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता है वर्तमान संदर्भ में, कि जब तक आप सेंट्रल में से या स्टेट से योजनाओं को थोपते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। आपको स्थानीय जरूरतों को समझना होगा, स्थानीय क्लाइमेट को, भौगोलिक ज्ञान को, स्थानीय लोगों की नॉलेज को, स्थानीय लोगों के अनुभव को शामिल करना होगा। यही है पीआरए। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हर सिलेबस में शामिल नहीं है।
केवल यूपीपीसीएस के जीडीसी के सिलेबस में ही शामिल किया गया है। लेकिन जीआईसी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, झारखंड पीजीटी, ठीक है, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको मालूम ही होगा। जे सेट का, झारखंड सेट का भी इस नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ आपको मालूम ही है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी नोटिफिकेशन आने वाला है एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो सबके पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट के बेसिस पर, सबके अलग अलग पाठ्यक्रम हैं। हमने अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार ही, ठीक है, अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है। हाँ, झारखंड पीजीटी का हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ आपका यूपी पीजीटी का कोर्स पूरा हो चुका है। यूपी जीआईसी का भी पूरा 10 9 की 9 यूनिट पूरी कवर कराई जा चुकी है। ठीक है, अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है वो है यूपी पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, और साथ ही साथ झारखंड जेट की हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो जो लेक्चर हो चुके हैं वो आपको पूरे मिलते हैं, उसको पूरा पीडीएफ, पूरे प्रिंटेड नोट, आपके पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर और हमारी डेली की टेस्ट सीरीज जिसमें 100 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाते हैं। अभी तो कुल मिलाकर 1600 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, लगातार 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कोर्स परचेज करें या ना करें, आप टेस्ट सीरीज फ्री में होती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में, इसका इस्तेमाल करने को लेकर यूजर फ्रेंडली नहीं है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या कभी कोई समस्या आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके, ठीक है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स की जानकारी चाहते हो किसी भी प्रकार की, अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, 2-3 अलग-अलग, मान लीजिए आप अलग-अलग स्टेट की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कॉम्बो पैक लेने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्स में। ऐसा नहीं है कि आपको 3 कोर्स अलग-अलग लेने पड़ेंगे, फिर तीनों को एक साथ एक्टिव कर दिया जाता है आपके कोर्स को, ठीक है, कम से कम प्राइस में, उसमें डिस्काउंट रहता है। ठीक? चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉपीराइट्स के बारे में, जो यूपी पीसीएस के सिलेबस में शामिल किया गया है, कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।